नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि एक विषय है जो बहुत बड़ा बना हुआ है, मैं इसकी कल या फिर मानिए कि 2 दिन पहले से इसकी लगातार चर्चा भी हो रही है और बातें भी हो रही हैं, क्योंकि वो एक स्थिति बनने वाली है जब जिस पर सभी पूरे देश की नज़र है, और वो है एक ऐसा चक्रवाती तूफान दाना, जिसकी लगातार बात की जा रही है। अब जैसी सूचना मिल रही है, जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा सूचना दी जा रही है कि ये साइक्लोन, ये प्रचंड तूफान उड़ीसा तट के करीब पहुंच चुका है। मतलब जब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था तो उस समय बताया जा रहा था करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये माना जा रहा है, ये जो संभावनाएं बताई जा रही हैं भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा, जो एक बातें बताई जा रही हैं, उसके अनुसार मध्य रात्रि से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक ये तूफान उड़ीसा तट से टकरा सकता है। और जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं उन पर एक रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। रेड वार्निंग ऐसी कि उन स्थानों को, तटीय क्षेत्रों को, सीमावर्ती क्षेत्रों को, और भी जो उस मार्ग में आने वाले क्षेत्र हैं जहां से कि तूफान निकलेगा, उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं वहां पर हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। उड़ीसा की भी जो स्टेट की डीआरएफ की टीम होती है वो भी तैनात है। और अलग अलग अमलों को भी वहाँ पर मुस्तैद किया गया है। अग्निशमन दस्ता है, स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, और भी अलग अलग जो विभागों के लोग हैं उनकी एक बड़ी टीम बनाई गई है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा तूफान है जो कि 120 से लेकर 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। और ये बताया जा रहा है कि ये रफ्तार तेज भी हो सकती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद इसकी गति थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी इसे देखते हुए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा मैंने कहा, तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटा लिया गया है और वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही साथ एहतियातन, मतलब सावधानी बरतते हुए कि किसी प्रकार की हानि ना हो, 300 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। 16 घंटे में ये 300 फ्लाइट्स कैंसिल होंगी जो उस क्षेत्र से निकलती हैं या फिर क्षेत्र के आसपास से जाती हैं। वैसे ही 252 ट्रेनें देश भर में रद्द की गई हैं। अब जब ये तूफान, जैसा मैंने कहा, इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर के लगभग होगी। ये भयावहता एक बार तब देखने को मिली थी, आज से 25 साल पहले। वो आपको दृश्य याद दिलाता हूँ, अगर आपने उस वक्त देखा होगा, उस समय का यह दृश्य देखा होगा। उड़ीसा में जब यह 25 साल पहले भी एक ऐसा ही तूफान आया था, तब बड़ी विभीषिका लेकर आया था। 10,000 से लगभग लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी, अपार हानि हुई थी। तो उसे देखते हुए इस बार सरकार की ओर से ये प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है कि न्यूनतम या शून्य हो ये आंकड़ा। न्यूनतम क्या, शून्य हो, मतलब इसमें शून्य हताहत लोग हों। तो कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही जा रही है। और मैंने जैसे बताया कि कैसी ट्रेनें रद्द की गई हैं, 552 ट्रेन रद्द की गई हैं। 16 घंटे के भीतर 300 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, कुछ डाइवर्ट की गई हैं, और फिर कुछ ऐसी जो फ्लाइट जो वहाँ से निकलने वाली थी उन्हें भी अलग मार्गों से जाने के निर्देश मिले हैं या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब ये देखिए, ये जो 14 ज़िले हैं जहाँ पर कि ये इस तूफान की विभीषिका का असर होता, ये तूफान जो आने वाला है, प्रचंड तूफान, तो वहाँ से करीब 10 लाख से अधिक लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया है। मतलब जो कैंप्स हैं, अलग अलग जो अस्थायी व्यवस्था की गई है, वहाँ ले जाया गया है और वहाँ उन्हें रखा गया है तमाम व्यवस्थाओं के साथ। और ये अब देख लीजिए कि इस तूफान का असर कहाँ कहाँ होने वाला है। मुख्य रूप से आप देखिए, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इन तटों पर भारी एक अपना असर दिखाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका जो असर है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और इसके साथ आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये 7 राज्य हैं जहाँ पर कि इस तूफान का असर पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भी मौसम विज्ञान की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, मतलब कि भारी बारिश होगी, येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। दिन में ये जो अलर्ट है ये 3 दिन के लिए है, 25 से 27 अक्टूबर तक ये अलर्ट रहेगा। मतलब जब तूफान टकराएगा उसके बाद, अभी भी हम देख रहे थे शाम की जो स्थिति, शाम के पहले जो स्थिति बनी हुई थी कि वो एक महसूस किया जा रहा था, वो एक वातावरण, नम हवाएं थीं और साथ ही साथ बादल छाए हुए थे। छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर राजधानी की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी तो उसका असर दिख रहा था। हालांकि अभी व्यापक असर तब दिखेगा जब यह तूफान और पास आएगा और साथ ही तट से टकराएगा, उसके बाद ये असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अभी देखिए, ये जो मैंने जैसा कहा कि ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ भी एनडीआरएफ की और जो स्टेट की जो टीम होती है, सीडीआरएफ की जो टीम होती है, उन्हें लगा दिया गया है अलग अलग मोर्चों पर। उड़ीसा की बात कर ले तो ओडिशा चूँकि मुख्य रूप से यहाँ पर तटीय क्षेत्र ज़्यादा यहाँ पर हैं, 30 में से 14 जो तटीय क्षेत्र हैं, मतलब जो 30 जिले हैं उनमें से जो 14 जिले हैं जो तटीय क्षेत्र में आते हैं, 30 में से 14 तटीय जिलों में तूफान यहाँ पर अपना व्यापक असर दिखाएगा। मतलब जो 30 जिले हैं तटीय जिले, उनमें से 14 जिलों में तूफान का असर, बड़ा असर होगा। और ये जो लोग शिफ्ट किए गए हैं यहाँ से, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल और भी जो क्षेत्र है, उड़ीसा खासकर, जैसा मैंने बताया कि 10 लाख से अधिक लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि वो विभीषिका से बचे रहें। क्योंकि पुराना अनुभव उड़ीसा का ऐसा है, उसके बाद उड़ीसा ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की, कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे सुधारात्मक उपाय किए कि ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। समुद्र का ये भी एक रौद्र रूप है, तूफान वो समुद्र का ही रौद्र रूप है, तो उससे लड़ने के लिए या फिर कहिए कि उसे संभालने के लिए एक व्यवस्था की है उड़ीसा ने। तो अब ये देखना है कि जब ये तूफान आता है तब क्या कुछ मंजर होता है, लेकिन तैयारियां हैं, बताई जा रही हैं कि वो चाक चौबंद हैं। तो ये कुछ विषय हैं जिससे लेकर मैं चर्चा कर रहा था, ये साइक्लोन है इसे लेकर। तो अब जब साइक्लोन आएगा, क्योंकि मध्य रात्रि से मान लीजिए कि 3 बजे तक का समय होगा, हालांकि अभी भी एग्जैक्ट समय जो है वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यही कुछ समय होगा जब यह तूफान टकराएगा तट से उड़ीसा के। अब एक दूसरा विषय है जिस पर हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार, उन्हें एक बड़ा झटका मिला है। झटका ऐसा कि उन्होंने 2 अक्टूबर को एक याचिका लगाई थी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, घोषणा हो चुकी है, तिथि की घोषणा हो चुकी है। 30 जहाँ तक याद है 20 नवंबर को वहाँ मतदान होना है और फिर तीसरे ही दिन 23 नवंबर को मतगणना होनी है। तो इसे लेकर पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ कांग्रेस का अपना जो उद्धव गुट है और साथ ही साथ शरद पवार गुट है, उसको लेकर अपनी तैयारियां हो रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है। दूसरी ओर जो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और शिंदे, ये जो पार्टियां मिलकर, शिवसेना और एनसीपी, ये मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयारी में है। सीटों पर आम सहमति बन चुकी है, बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जानी है। लेकिन इस बीच शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। झटका यह कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को मानने से इनकार कर दिया है या फिर ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अजीत पवार को घड़ी जो सिंबल है, एनसीपी का जो सिंबल है, उसके इस्तेमाल से रोका जाए, उसके उपयोग से रोका जाए। ये उन्होंने आवेदन किया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, बड़े निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। 2 अक्टूबर को ये याचिका लगाई गई थी शरद पवार की ओर से। शरद पवार के जो वकील हैं, जाने माने वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। अब इसके साथ साथ यह मांग तो ठुकराई है, मतलब कि घड़ी का जो सिंबॉलिक जो चिन्ह है, जो निशान है, उसका
इस्तेमाल तो करेंगे अजीत पवार, लेकिन कोर्ट ने कहा है कुछ शर्तों के साथ, और ये कहा है कि अजीत पवार को कुछ शर्तें माननी होंगी। उसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वो इस चिन्ह के साथ एक डिस्क्लेमर भी लगाएंगे, घड़ी चिन्ह के साथ एक डिस्क्लेमर भी लगाएंगे, कोर्ट में विचाराधीन ये डिस्क्लेमर रहेगा, और डिस्क्लेमर लगाने के बाद ही इसका उपयोग होगा। मतलब ये डिस्क्लेमर घड़ी चिन्ह के साथ लिखा होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को उठाया था और ये कहा था कि इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसके पहले भी जब कोर्ट ने आदेश दिया था तब इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम अजीत पवार को भी जवाब देने का मौका देंगे। इस मामले की फिर जो सुनवाई होनी है वो 6 नवंबर को होनी है, लेकिन इसकी सुनवाई 19 मार्च और 4 अप्रैल को भी हुई थी। लेकिन अब इसके साथ एक और हलफनामे की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा कि जो कोर्ट का आदेश है, अभी जो वर्तमान आदेश है, उसका उल्लंघन अजीत पवार भविष्य में नहीं करेंगे। साथ ही इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें यह भी बताना होगा शपथ पत्र के साथ कि उन्होंने भूतकाल में, मतलब अतीत में भी इसका उल्लंघन नहीं किया है। तो ये कुछ बातें हैं जिसे लेकर ये स्थिति बनी हुई है। अजीत पवार के वकील हैं बलबीर सिंह हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और कहा कि उन्होंने एक तरीके से तमाम याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि इन विषयों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है। लोकसभा के समय भी ये सारी बातें सामने आई थी, जो कोर्ट के सामने थी, यही सारी बात कही गई थी उस समय भी। अब इसे नहीं सुना जाना चाहिए, ये कहा अजीत पवार के वकील ने। तो तीसरा एक विषय हम ले लेते हैं, वो विषय है जब मोदी यात्रा पर थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिक्स सम्मेलन था जो कि रूस के कजान में हुआ। तो अब इस सम्मेलन से जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ बातें आ रही हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ब्रिक्स जो है वो मूल रूप से 5 देशों का एक समूह है, जहां पर कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये कुछ गतिविधियां होती हैं, उसमें एक दूसरे को सहयोग करता है। इसमें है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जिनसे मिलाकर एक शब्द बना हुआ है ब्रिक्स, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उनके पहले भी इसका जिक्र हुआ था। तो जो ब्रिक्स देश है, हालांकि इसमें साउथ अफ्रीका जो 5वां देश है वो 2010 में जुड़ा था। 2010 के पहले इसके ये 4 सदस्य थे। बात बड़ी ये आई है कि इन जो ब्रिक्स संगठन है, इसमें पार्टनर देश भी शामिल किए जाते हैं। ब्रिक्स जब संगठन में कोई काम करना होता है, आगे कुछ रणनीति बनानी होती है, संगठनात्मक कुछ गतिविधियों को एक मूर्त रूप देना होता है, तो कुछ पार्टनर देश होते हैं। तो पार्टनर देश 13 नए पार्टनर देश इसमें शामिल किए गए हैं। पार्टनर देशों के आपको मैं नाम बता देता हूँ। अल्जीरिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बोलीविया, क्यूबा, युगांडा, बेलारूस, थाईलैंड, वियतनाम। ये देश हैं 13 देश जिन्हें की पार्टनर देश की मान्यता दी गई है, पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। अब ये जो पार्टनर देश होते हैं, ये जो होते हैं मूल रूप से इसके औपचारिक सदस्य नहीं होते हैं, इस ब्रिक्स संगठन के औपचारिक सदस्य नहीं होते हैं। मैंने जैसा कहा, मूल रूप से ब्रिक्स जैसे 5 इसके अक्षर हैं, तो 5 इसके सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन ये जो पार्टनर देश होते हैं, ये इसके औपचारिक सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। जो संगठनात्मक नियोजन होता है, संगठनात्मक प्लानिंग होती है, उसमें ये हिस्सा लेते हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए लगभग 30 देशों ने आवेदन किया था। लेकिन एक जो बात है जिसकी चर्चा हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने के लिए, पार्टनर देश के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, बात कही थी, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया पार्टनर देश के रूप में। अब जब इसकी चर्चा चली तब इसमें कुछ बिंदु जो खंगाले गए और जो बातें सामने आई, उसमें कुछ बातें ऐसी थी, जानने की कोशिश की जा रही थी, जो कुछ आधार थे उस वजह से शामिल नहीं किया गया। इसमें पहले नंबर पर आती है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है, कमजोर होती अर्थव्यवस्था, कमजोर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी लगातार गिरती हुई या फिर कमजोर इकोनॉमी। दूसरा, मतभेद बढ़ने की आशंका। मतभेद बढ़ने की आशंका मतलब समझिए,
सार्क देशों के संगठन में भी जब यह कुछ देखने को मिला, जब सार्क देश बैठक हो रही थी, उस समय भारत और पाकिस्तान के मतभेद निकल कर सामने आए थे और ये माना जा रहा था संगठनात्मक स्तर पर सदस्यों के द्वारा या फिर जो अलग अलग रिपोर्ट्स थी उसमें बताया जा रहा था कि ये जो मतभेद होते थे वो संगठनात्मक गतिविधियों को या फिर आगे की रणनीति, उस पर काम किए जाने वाले तमाम विषयों को, आयामों को प्रभावित करते थे। तो ये जो था दूसरा विषय था। तीसरा विषय ये भी है कि विदेश नीति, जिसे कहा जाता है कि विदेश नीति ठोस नहीं है और ये समय समय पर एक रंग लेती है। तो ये कुछ विषय हैं जो कि अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुए हैं कि क्यों शामिल नहीं किया गया। तो ये कुछ विषय थे जिस पर कि मैंने बात की आपसे, जो कि लगातार चर्चा में है। आगे भी कुछ ऐसे विषय आएंगे, तब बात करेंगे। तब